नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ केवीएस मदान का बुक यूजीसी नेट का पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा था, जो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। दोस्तों, इसका आज जो है हम लोग चैप्टर 1 का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को दोस्तों अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पे मिल सके। और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में भाग 2। आज इसका चैप्टर 1 का पार्ट 2 आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है दोस्तों आज का शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक, शिक्षण सूत्र। तो आज के टॉपिक में हमको यही पढ़ना था, शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक, शिक्षण सूत्र। ठीक है, चलिए हम लोग को यहीं से स्टार्ट करना था, स्टार्ट करते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न शोधों के आधार पर समय समय पर अनुभवी शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षार्थियों ने अपने अपने अनुभवों को सूत्र रूप से प्रस्तुत किया है। इन्हीं सूत्र रूप में दिए गए अनुभवों को शिक्षण सूत्र कहा गया है। ओके, आगे देखते हैं। इनका प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक बन जाती है। शिक्षण के सूत्र को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है दोस्तों, सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जिन लोगों को लगता है दोस्तों वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो प्लीज़ आप सभी को मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग यहीं से। नंबर 1 पॉइंट, सरल से जटिल की ओर। पाठ्य सामग्री को संगठित करते एवं कक्षा अनुदेश के समय शिक्षक को चाहिए कि वह सरल प्रत्यय विद्यार्थियों को पहले बताए, फिर क्रमानुसार जटिलतर प्रत्ययों को, ताकि उनकी रुचि बनी रहे। शिक्षक आसपास के उदाहरण से विषय को प्रारंभ कर सकता है। आगे है दूसरा पॉइंट दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, चलिए। छात्रों को पहले वो बातें बतानी चाहिए जिनका छात्रों को पूर्ण ज्ञान है, फिर उसे आधार बनाकर उनका संबंध नवीन ज्ञान से करना चाहिए। इसलिए शिक्षक पहले पढ़ाए हुए विषय वस्तु को कक्षा में संक्षिप्त रूप से बता सकता है या कुछ उदाहरण देकर बता सकता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 1 सेकंड दोस्तों, रोटेट हो गया, क्षमा करिएगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, मूर्त से अमूर्त की ओर, फ्रॉम कॉन्सर्ट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट्स टू एब्स्ट्रैक्ट। आगे देखते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर में शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों को पहले सरल तथा मूर्त पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त या सूक्ष्म तथ्यों के विषय में जानकारी देना चाहिए। प्रतिमान या चार्ट के सहारे किसी वस्तु का वर्णन करना सरल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नंबर 4 पॉइंट, अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट। शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है। शिक्षक का कार्य उनकी शंकाओं का निवारण करना होता है। नंबर 5वां पॉइंट है दोस्तों, विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। चलिए आइए देखते हैं।
पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में उन्हीं उदाहरणों या दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल्स स्थापित किए जा सकते हैं। इसको आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग भी कहा जा सकता है। आगे दोस्तों नंबर 6 पॉइंट, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। पहले वह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो, तत्पश्चात विषय सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान दिया जाए। नंबर 7 पॉइंट है दोस्तों, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेटिक्स। विश्लेषण व संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक है। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों को किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाता है, जिसे विश्लेषण कहा जाता है। फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को व्यवस्थित करके स्थायित्व प्रदान करता है। नंबर 8वां पॉइंट है दोस्तों, पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। गेस्टाल्ट या समष्टि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पहले पूर्ण का संज्ञान होता है और बाद में उसके अंशों का। पहले हम वृक्ष को देखते हैं और फिर उसकी तना, शाखाएं, पत्ते इत्यादि को। कहने का भाव यह है कि शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखा जाए और फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान दिया जाए, तो शिक्षण ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। आगे है दोस्तों नंबर 9 पॉइंट है, प्रकृति का अनुसरण, फॉलो द नेचर। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए। जहाँ तक संभव हो दोस्तों शिक्षा, आगे देख लेते हैं। जहाँ तक संभव हो शिक्षा प्रकृति वातावरण में हो। यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में और भी अधिक अनुकरणीय हो जाता है। नंबर 10वां पॉइंट है दोस्तों, इंद्रियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। चलिए आइए देखते हैं इसको। मोंटेसरी और फ्रोएबेल इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। हमारी 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा को ज्ञान के प्रवेश मार्ग यानी डोर्स ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसमें से सबका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, टीचिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे अब। शिक्षण विधियाँ 2 प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। पहला दोस्तों सामान्य सिद्धांत और दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, सामान्य सिद्धांत को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, प्रेरणा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। यह छात्रों के बीच नई बातें जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। दूसरा दोस्तों गतिविधि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। फ्रॉएबेल की किंडरगार्टेन की अवधारणा इसी पर आधारित है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों को सम्मिलित करता है।
आगे नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। शिक्षार्थी और समुदाय के बीच वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 4, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। जीवन एक सेकंड दोस्तों, जीवन एक निरंतर अनुभव है और शिक्षण अधिक स्थायी रूप से जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, शिक्षण अधिक स्थायी रूप से जीवन के साथ क्या हुआ है दोस्तों, जुड़ा हुआ है। आगे नंबर 5वां पॉइंट है दोस्तों, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। यह सिद्धांत शिक्षण संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 6 दोस्तों, व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। हर छात्र ज्ञान, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य यानी बैकग्राउंड के संदर्भ में भिन्न होता है। परिप्रेक्ष्य मतलब बैकग्राउंड, सामाजिक परिप्रेक्ष्य यानी बैकग्राउंड के संदर्भ में भिन्न होता है। शिक्षण पद्धति को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि सभी छात्र जीवन में समान अवसर का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नंबर 7वां पॉइंट दोस्तों, चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। शिक्षक शिक्षार्थी को उद्देश्यों के अद्यतन यानी अपडेटेड और अधिक प्रासंगिक सामग्री को देने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, अद्यतन अपडेटेड होता है, अद्यतन का मतलब अपडेटेड। जो नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं दोस्तों, उसको आप लोग एक जगह नोट कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट वर्ड है। अद्यतन मतलब अपडेटेड। ठीक है, आगे 8वां पॉइंट दोस्तों, योजना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। हर शिक्षक के निश्चित समयबद्ध उद्देश्य होते हैं और इसलिए शिक्षण संसाधनों का उपयोग अनुकूलतम बनाने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, आगे है दोस्तों 9वां पॉइंट है, थोड़ा इधर कर लेते हैं स्पष्ट दिखे। 9वां पॉइंट दोस्तों, विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न। अधिगम को सरल बनाने हेतु विषय को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए और इकाइयों के बीच में यथासंभव स्थापित भी किया जाना चाहिए। नंबर 10 दोस्तों, संशोधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट। शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने के लिए अर्जित ज्ञान को तुरंत और बार बार संशोधित किया जाना चाहिए। नंबर 11वां पॉइंट दोस्तों, सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। यह सिद्धांत कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण और रचनात्मक बनाने के लिए अति आवश्यक है। नंबर 12वां दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यह सिद्धांत छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन पर बल देता है। यह शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को विकसित करने में सहायता करता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, इसी में है आगे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हम लोग देखेंगे, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र का एक अलग मनोवैज्ञानिक सत्व होता है और एक छात्र को उसकी प्रेरणा और ज़रूरतों की पहचान करवाकर
प्रेरित किया जा सकता है। नंबर 2 दोस्तों, मनोरंजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। मनोरंजन लंबी अवधि तक चलने वाली कक्षाओं की थकान मिटाता है, एकरशता यानी मोनोटोनी को तोड़ता है। यह छात्रों को पुनः सीखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 3 दोस्तों, पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज। ठीक है, यह सिद्धांत विशेष रूप से छोटे बच्चों के संदर्भ में सत्य है। ठीक है। नंबर 4 दोस्तों, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। यह सिद्धांत विशेष रूप से गणित और भाषाओं को सीखने के विषय में लागू होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों नंबर 5वां पॉइंट, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। यह सिद्धांत छात्रों को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। नंबर 6 दोस्तों, प्रबलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। छात्रों को वांछित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। प्रबलन मतलब रेनफोर्समेंट। आगे है 7 नंबर दोस्तों, इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग स्थायी अधिगम स्टेबल लर्निंग के प्रयोजन से किया जाता है। नंबर 8 दोस्तों, नंबर 8 हमारा क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग। यह सिद्धांत शिक्षक द्वारा अपनी, आगे देख लेते हैं, शिक्षक द्वारा अपनी त्रुटियों की पहचान करने और समस्या के उचित समाधान का सुझाव देने संबंधित है। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अधिगम यानी लर्निंग। आइए लर्निंग पढ़ लेते हैं। अधिगम को सरल भाषा में सीखना भी कहा जाता है। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एवं इनके उद्देश्य एक दूसरे के पूरक है। ये आपस में इतने परस्पर व्यापक हैं कि हम शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को मिश्रित रूप से शिक्षण अधिगम से जानने लगे हैं। जब अधिगम प्रभावशाली होगा तभी शिक्षण को भी प्रभावशाली माना जाएगा। यह कहा जा सकता है कि शिक्षण एक कार्य है तथा अधिगम उसकी एक उपलब्धि। इस प्रक्रिया को अच्छी प्रकार समझने से शिक्षण कौशल में भी सहायता मिलती है। आगे अधिगम को परिभाषित करना काफ़ी सरल प्रतीत होता है। हम अपनी पूरी आयु नई चीज़ें सीखने में ही बिता देते हैं। यह जीवन प्रयत्न चलता रहता है। अधिगम मूल रूप से मनोवैज्ञानिक है। अधिगम के माध्यम से मनुष्य नए कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों को अधिग्रहण करता है। अधिगम से कार्य की निष्पादन क्षमता बढ़ती है। अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है जिससे एक जीव नई चीज़ें सीखता है और अनुभव के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अधिगम पढ़ेंगे हम लोग। अधिगम परिभाषा एवं विशेषताएं, लर्निंग डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए आइए देखते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। अधिगम परिभाषा एवं विशेषता। स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला देखते हैं दोस्तों, अधिगम का मुख्य उद्देश्य
छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। यह व्यवहार के हर पक्ष को प्रभावित करता है। दूसरा, अधिगम का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना तथा अनुभव को संगठित एवं परिष्कृत करना। नंबर 3, अधिगम प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच में नवीन संबंध स्थापित करता है। नंबर 4 दोस्तों, अधिगम अर्थपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। नंबर 5, अधिगम वातावरण जनित होता है। नंबर 6, अधिगम का अर्थ समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का विकास करना भी माना जा सकता है। नंबर 7 है दोस्तों, अधिगम एक क्रियाशील तथा सृजनात्मक पद्धति है। यह जीवन प्रयत्न चलती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों नंबर 8वां, अधिगम ज्ञान, बोध तथा संकल्प शक्ति द्वारा ही संभव है। ठीक है, आगे नंबर 9 पॉइंट, अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। नंबर 10 है दोस्तों, अधिगम सार्वभौमिक होता है। नंबर 11, अधिगम प्रक्रिया में अनेक मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं। निर्देशन, व्याख्या, चयन, अंतर्दृष्टि, सृजन, आलोचना, ये प्रक्रियाएं अधिगम को प्रभावशाली बनाने में सहायक होती हैं। अधिगम बहुआयामी प्रक्रिया है, इसलिए इसका सृजन कुछ प्रमुख धारणाओं के इर्द गिर्द होना चाहिए। कुछ विद्वान इसे प्रक्रिया मानते हैं, परिणाम नहीं। आगे है दोस्तों रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के उद्देश्य संदर्भगत होते हैं। नव शिक्षार्थी स्वयं अपना अर्थ निकालते हैं। यह कभी भी 100% निश्चित नहीं किया जा सकता है कि वह वैसा ही सीखेगा जैसा कि एक शिक्षक चाहता है, पर एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जा सकता है कि शिक्षार्थी द्वारा उस दिशा में प्रयास किया जा सके। अधिगम के उद्देश्यों का सार पाठ्यचर्या में भी समावेशित होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षार्थियों का वर्गीकरण, आइए देखते हैं। वैसे तो हम में से हर कोई जीवन प्रयत्न कुछ ना कुछ सीख ही रहा है, फिर भी हम किसी न किसी रूप में नव शिक्षार्थी बने रहते हैं। अतीत में नेट परीक्षा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। शिक्षार्थियों को विभिन्न आधारों पर 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, आइए पॉइंट्स को आराम से देखा जाएगा। व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, आइए देख लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन के प्रथम 25 वर्ष अर्थात ब्रह्मचर्य में व्यक्ति शरीर, मन और बुद्धि के विकास में लगाता है। आगे दोस्तों शिक्षार्थी निर्देशात्मक उद्देश्यों की योजना बनाने में सहायता करते हैं, जो प्रशिक्षण या निर्देशात्मक निर्णयों के लिए प्रासंगिक हैं। सामाजिक कारकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित में सम्मिलित किया जा सकता है। पहला दोस्तों अवस्था और परिपक्वता के स्तर पर। दूसरा विषय के प्रति मनोदृष्टि एवं प्रेरणा। तीसरा व्यावसायिक अपेक्षाएं या आकांक्षाएं। चौथा विशेष प्रतिभा। पांचवा यांत्रिक निपुणता। और छठवां दोस्तों विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों हमारा वयस्क और युवा शिक्षार्थियों में अंतर। चलिए आइए इसको देख लेते हैं।
चलिए इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग। वयस्क और युवा शिक्षार्थियों में अंतर। एक तरफ है दोस्तों वयस्क शिक्षार्थी, दूसरी तरफ है युवा शिक्षार्थी। ठीक है। पहला पॉइंट है समस्या केंद्रित। और वयस्क शिक्षार्थी में क्या है, समस्या केंद्रित, और युवा शिक्षार्थी में विषय केंद्रित होता है। दूसरा परिणाम उन्मुख होता है वयस्क शिक्षार्थी में, और युवा शिक्षार्थी में दोस्तों भविष्य उन्मुख होता है। और तीसरा दोस्तों वयस्क शिक्षार्थी में आत्मनिर्देशित होता है, और युवा शिक्षार्थी में दोस्तों दिशा निर्देश के लिए वयस्कों पर निर्भर होते हैं ये युवा शिक्षार्थी। चौथा पॉइंट है दोस्तों नई जानकारी के बारे में संदेहवादी होना, ये वयस्क शिक्षार्थी का लक्षण है। और युवा शिक्षार्थी में दोस्तों नई जानकारी को सहजता से स्वीकार कर लेना, मतलब बहुत आराम से मान लेते हैं युवा लोग कि ये सच है। ठीक है, संदेह नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पांचवा पॉइंट, वयस्क शिक्षार्थी स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होते हैं, युवा शिक्षार्थी दोस्तों अन्य लोगों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण। अधिगम शैली के आधार पर शिक्षार्थी जानकारी को प्राप्त एवं संसाधित करना सीखते हैं। ठीक है, आगे है नव शिक्षार्थियों के अनुरूप प्रभावी अधिगम शैली। एक तरफ है दोस्तों नव शिक्षार्थियों के प्रकार, दूसरी तरफ है प्रभावी अधिगम शैली। पहला पॉइंट है दृश्य संबंधी। प्रभावी से अधिगम शैली में चित्र और प्रदर्शन होता है। दूसरा नव शिक्षार्थी के प्रकार में श्रवण संबंधी, शब्द और ध्वनि प्रभावी अधिगम शैली में। तीसरा पॉइंट है सहज ज्ञान संबंधी, ये अंतर्दृष्टि और अंतरित अनुभूति होता है प्रभावी अधिगम शैली में। नंबर 4 दोस्तों आगमनात्मक जो होता है नव शिक्षार्थी के प्रकार आगमनात्मक प्रभावी अधिगम शैली में तथ्यों से अवधारणा विकसित करना होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों नव शिक्षार्थी के प्रकार में पांचवा निगमनात्मक होता है, और प्रभावी अधिगम शैली में दोस्तों अवधारणा से तथ्यों की ओर जाना होता है। नंबर 6 दोस्तों नव शिक्षार्थी के प्रकार में सक्रिय होता है, और प्रभावी अधिगम शैली में दोस्तों भौतिक गतिविधियां होती हैं। 7वां दोस्तों हमारा चिंतनशील होता है। चिंतनशील नव शिक्षार्थी के प्रकार में चिंतनशील होता है, और प्रभावी अधिगम शैली में दोस्तों विचार विमर्श और आत्मनिरीक्षण होता है। आगे दोस्तों नव शिक्षार्थी के प्रकार में 8वां नंबर क्रमिक होता है, और प्रभावी अधिगम शैली में दोस्तों संबंधित चरणों की श्रृंखला होती है। आगे दोस्तों नव शिक्षार्थियों के प्रकार में 9वां नंबर वैश्विक स्तर पर होता है, और प्रभावी अधिगम शैली में समग्र दृष्टिकोण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों श्रवण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, लिसनिंग के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। चलिए श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल है, और श्रवण शैली 4 प्रकार की होती है। पहला दोस्तों एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय श्रवण, यह श्रवण उद्देश्यपूर्ण होता है। दूसरा सहानुभूति श्रवण एम्पैथेटिक लिसनिंग, सहानुभूति श्रवण यह सक्रिय श्रवण का ही एक रूप है जिसमें दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न किया जाता है। तीसरा नंबर दोस्तों मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण। ठीक है, इसमें श्रोता वक्ता के संदेश की परिशुद्धता, सार्थकता और उपयोगिता का मूल्यांकन करता है। नंबर 4 दोस्तों सराहनात्मक श्रवण, इसमें मनोरंजन, मानसिक रूप से आराम देने वाली, भावात्मक रूप से उद्दीप्त करने वाली जानकारी को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण।
शिक्षार्थियों की अलग अलग सोच शैली होती है जिसका निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख किया गया है। पहला दोस्तों, चिंतनशील विचारक। चिंतनशील विचारक, इसमें है पॉइंट, यह सदैव विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी लेना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, यह नई जानकारी को अतीत के अनुभवों से संबंधित करने की चेष्टा करते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट दोस्तों, चिंतनशील विचारक में सदैव तर्क जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 4 पॉइंट, इनमें सीखने के दौरान भावुकता का अंश रहता है। चिंतनशील विचारक में आगे है दोस्तों, रचनात्मक विचारक। आइए देख लेते हैं, क्रिएटिव थिंकर्स। पहला पॉइंट है, नई जानकारी के साथ क्रीड़ा भाव, टू प्ले विथ न्यू इन्फॉर्मेशन। दूसरा, तर्क जानने का प्रयास। तीसरा, समस्याओं के स्वयं द्वारा विकसित समाधान की चेष्टा। चौथा, ये अल्पमार्गीय समाधान में भी विश्वास रखते हैं, रचनात्मक विचारक। आगे है दोस्तों, व्यवहारिक विचारक, प्रैक्टिकल थिंकर। ये पहला पॉइंट है, सदैव तथ्यात्मक जानकारी की तलाश करना। दूसरा पॉइंट, अपना कार्य करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय का शोध करना। तीसरा, वो तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक अपने नए कौशल का अपने कार्य में उपयोग नहीं कर पाते। आगे है दोस्तों, वैचारिक विचारक, कॉन्सेप्चुअल थिंकर। पहला पॉइंट है दोस्तों, उनके मन में पहले से ही एक विचार बना होता है, ये नई जानकारी को सहज ही स्वीकार नहीं करते। वे सदैव मन में एक बड़ी तस्वीर लेकर चलते हैं। नंबर 2 पॉइंट, इस प्रकार के विचारक ये जानना चाहते हैं कि जीवन में प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं, ना कि केवल इतना कि अंतिम परिणाम क्या रहता है। नंबर 3, वो कल्पित वस्तु जो वर्तमान में उस प्रक्रिया का भाग नहीं को भी इससे संबंधित करके सोचते हैं। आगे दोस्तों, रचनावादी दृष्टिकोण। आइए देख लेते हैं रचनावादी दृष्टिकोण क्या है। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 5 अंतर संबंधित अव्यय हैं, जिसको 5E दृष्टिकोण भी कहते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों, संलग्न, इंगेज। इसमें शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना है, संलग्न में। दूसरा दोस्तों, अन्वेषण, एक्सप्लोर। इसके अंतर्गत सीखने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग, सामूहिक भावना एवं कुछ सामान्य अभिज्ञता, कॉमन एक्सपीरियंस विकसित होना आदि आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट, व्याख्या, एक्सप्लेन। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षार्थी में पारस्परिक विचार विमर्श, व्याख्या आदि आते हैं। नंबर 4 दोस्तों, विस्तार, एलेबोरेट। प्राप्त ज्ञान को कहीं और भी लागू किया जा सकता है। नंबर 5 में दोस्तों, मूल्यांकन, इवेल्युएट। प्राप्त ज्ञान का उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। आइए देख लेते हैं। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उसे प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इसमें तकनीकी प्रगति से शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है। इन सब के सम्मेलन से ही शिक्षण प्रभावी बनता है। शिक्षण एक कला और कौशल है। इसका अधिग्रहण कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनका नीचे संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है, शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ टीचर।
सामान्यतः यह माना जाता है कि अत्यधिक योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए और कम योग्य शिक्षकों को निम्नतर स्तर की कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अलग अलग कक्षाओं के लिए योग्यता का निर्धारण किया हुआ है। जेबीटी, बीएड, सीटेट, नेट इत्यादि। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स। प्रभावी शिक्षण के लिए समुचित कौशल संग्रह का होना आवश्यक है। कुछ शिक्षण कौशल जन्म से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन कुछ कौशलों के लिए एक भावी शिक्षक को सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, शिक्षक का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। शिक्षक स्वयं हर समय एक शिक्षार्थी होता है। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करता है और अपने अनुभव से छात्रों के सवालों एवं कक्षा प्रबंधन को श्रेष्ठतर ढंग से नियंत्रित करता है। नंबर 4 दोस्तों, कक्षा का वातावरण, क्लासरूम एनवायरनमेंट। एक शिक्षक को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठतर बनाने के लिए कक्षा का वातावरण सुगम बनाने की पहल करनी पड़ती है। नंबर 5 है दोस्तों, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक है और इसको सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहे तो उससे शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। यह शिक्षार्थियों पर भी समान रूप से लागू होता है। नंबर 6 दोस्तों, शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक कक्षा को अपने ढंग से संचालित करना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी सोच में स्वतंत्रता चाहते हैं। दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान प्रशासन के अधिकारी, चाहे वे विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के हो, शिक्षण पद्धतियों में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए दोनों शिक्षक और प्रशासन में अच्छा समन्वय होना चाहिए ताकि शिक्षण उद्देश्यों को सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। नंबर 7 पॉइंट दोस्तों, विषय वस्तु। जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है, तो वह अपने शिक्षण से छात्रों को उतना प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन वही शिक्षक यदि अपने विशेषज्ञता प्राप्त विषय को पढ़ाता है तो वह उसे विद्यार्थियों को और अच्छे ढंग से समझा सकता है। आगे नंबर दोस्तों 8वां, समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं। माता पिता की अपेक्षाएं चर हस्तक्षेप के रूप में कार्य करती हैं। वे शिक्षार्थी पर दबाव डाल सकते हैं जिससे शिक्षण भी प्रभावित हो सकता है। आगे दोस्तों विषय विशेष देख लेते हैं। शिक्षण कौशल, टीचिंग टेक्निक्स। शैक्षिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में निम्नलिखित शिक्षण कौशलों पर बल दिया गया है दोस्तों। पहला है लिखित शिक्षण उद्देश्य, दूसरा शिक्षण सामग्री का आयोजन करना, तीसरा पाठ का परिचय सुचारू रूप से देने के लिए व्यवस्था करना, नंबर 4 पाठ का परिचय देना, नंबर 5 कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को व्यवस्थित करना, नंबर 6 प्रश्नों का सही वितरण करना, नंबर 7 दोस्तों प्रतिपुष्टि प्रबंधन, नंबर 8 व्याख्या करना, नंबर 9 उदाहरण सहित व्याख्या करना,
नंबर 10 शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना। नंबर 11 दोस्तों कार्य प्रेरक वस्तु या संदीपन में विभिन्नता लाना। नंबर 12 पाठ्यक्रम शिक्षण की गति तय करना। नंबर 13 छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 14 श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड या श्वेत पट यानी वाइट बोर्ड का उपयोग करना। नंबर 15 दोस्तों पाठ का समापन करना। नंबर 16 सुपुर्द नियत करना। असाइनमेंट को सुदुर्ग बोलते हैं, सुपुर्द बोले होंगे, सुपुर्द बोलते हैं। सुपुर्द नियत कार्य मतलब असाइनमेंट, उसका हिंदी में देख रहे हैं कितना टफ वर्ड है दोस्तों, सुपुर्द नियत कार्य, असाइनमेंट उसको इंग्लिश में बोलते हैं। नंबर 17 दोस्तों छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना। नंबर 18 छात्रों को सीखने में आने वाली समस्याओं का निदान करना और उपचारात्मक उपाय करना। नंबर 19 दोस्तों कक्षा का प्रबंधन करना। ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षण विधियां देख लेते हैं। टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां है इग्नासियो एस्ट्राडा के अनुसार यदि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग यानी विधि से नहीं समझ पाता तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए वही विधि अपनाए जिससे शिक्षार्थी समझ पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विषय विशेष देख लेते हैं। शिक्षण नीति और शिक्षण विधि में संबंध क्या है। नेट परीक्षा में शिक्षण विधि का विशेष उल्लेख है। शिक्षण विधि का चयन शिक्षण नीति के आधार पर किया जाता है जो कि उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इनका मुख्य कार्य सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना है। इसमें मुख्यतः सूक्ष्म उपागम का अनुसरण किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, ताकि आराम से हम लोग एक ही लाइन में पढ़ सकें। शिक्षण उद्देश्यों और शिक्षण नीति के बाद अगला चरण उचित शिक्षण विधियों का चयन करना है। शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं दोस्तों। पहला, आइए देख लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। पहला दोस्तों बड़े समूह की शिक्षण विधियां, दूसरा छोटे समूह की शिक्षण विधियां, तीसरा व्यक्तिगत शिक्षण विधियां। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण विधियां। चलिए आगे देखते हैं शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां। ठीक है, इसको एक ही पेज में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि स्पष्ट रूप से हमारा इसमें दिख सकें। ठीक, शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां, आइए देखते हैं। एक तरफ है दोस्तों अध्यापक केंद्रित पद्धति, फिर मिश्रित पद्धति है, फिर शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है। बड़े समूह की शिक्षण विधियां जो है, लघु समूह की शिक्षण विधियां होती है मिश्रित पद्धति में, और शिक्षार्थी के केंद्रित पद्धति में निजीकृत शिक्षण विधियां होती हैं। तो अध्यापक केंद्रित पद्धति में व्याख्यान होता है, दूसरा पॉइंट व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि होती है, तीसरा समूह शिक्षण होता है, चौथा दोस्तों टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति होती है अध्यापक केंद्रित पद्धति में, पांचवा समीक्षा नीति होती है, छठवां दोस्तों प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति होती है। ठीक है, अध्यापक में इतनी ही होती हैं। और मिश्रित पद्धति में दोस्तों जो कि लघु समूह शिक्षण विधियां हैं, इसमें पहला समूह परिचर्चा होता है, दूसरा संगोष्ठी होती है मिश्रित पद्धति में, तीसरा पैनल चर्चा होता है, चौथा मस्तिष्क झंझावाती होता है, पांचवा दोस्तों ब्रेन स्टॉर्मिंग भी बोलते हैं मस्तिष्क झंझावाती को, पांचवा दोस्तों परियोजना विधि होती है प्रोजेक्ट मेथड, छठवां दोस्तों अनुशिक्षण विधि होती है ट्यूटोरियल्स, सातवां दोस्तों प्रकरण अध्ययन होता है केस स्टडी होती है मिश्रित पद्धति में, आठवां दोस्तों
पात्र अभिनय होता है, रोल प्लेइंग वगैरह होता है मिश्रित पद्धति में। और 9वां दोस्तों हमारा प्रदर्शन होता है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, आगे है दोस्तों, शिक्षार्थित केंद्रित पद्धति में निजीकृत शिक्षण विधियाँ होती हैं। पहला, सुपुर्द नियत कार्य या अभिहस्तांकित कार्य यानी असाइनमेंट होती है। ठीक है, दूसरा दोस्तों, कार्यक्रम अनुदेश होता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तीसरा दोस्तों, कंप्यूटर आधारित शिक्षण होती है। चौथा, परस्पर संवादात्मक वीडियो होता है। पांचवा दोस्तों, मुक्त अधिगम होता है शिक्षार्थित केंद्रित पद्धति में। छठवां, सतत अनुकरण होता है। सातवां दोस्तों, अनुमानी विधियाँ होती हैं शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति में। और आठवां दोस्तों, ऐतिहासिक खोज विधि होती है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, इधर हम लोग का थोड़ा सा छूटा था दोस्तों, इधर देख लेते हैं, विधियाँ होती हैं। आगे है हमारा, दूसरी ओर शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पाठ्य वस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें शिक्षण के कलात्मक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया जाता है। शिक्षण विधियों में मुख्यतः स्थूल उपागम मैक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है। इसके अलावा यहाँ शिक्षण युक्तियों का वर्णन भी आवश्यक है। स्टोन्स एवं मॉरिस के अनुसार, एक सेकंड दोस्तों, स्टोन और मॉरिस के अनुसार शिक्षण युक्तियाँ उद्देश्यों से संबंधित होती है और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वह कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्य को पूरा करता है। एक सेकंड। और कैसे छात्र शिक्षक तथा पाठ्य वस्तु में अंतः प्रक्रिया होती है आदि बातें इसमें आती हैं। एक या कई युक्तियाँ सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को प्रभावित बनाती हैं। ठीक है, आगे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक है। आगे है दोस्तों, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे ना। आगे हमारा अध्यापक केंद्रित पद्धति। ठीक है, व्याख्यान पद्धति दोस्तों देखते हैं अध्यापक केंद्रित पद्धति में। उसी को हम लोग जो अध्यापक पद्धति भी पढ़े थे ना, मिश्रित पद्धति और फिर शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, उसी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसमें व्याख्यान पद्धति देखते हैं। अध्यापक केंद्रित पद्धति में व्याख्यान का अर्थ किसी भी पाठ्य वस्तु को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। छात्र निष्क्रिय रूप से सुनते हैं। इस विधि को उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। व्याख्यान सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करते हैं, जो कि अभ्यास या सहभागी सत्र से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। कुछ स्थितियों में, जैसे बड़ी संख्या में दर्शक, दुर्लभ शिक्षण संसाधन और समय संसाधन की कमी में व्याख्यान देना एकमात्र विकल्प हो सकता है। आगे है दोस्तों, व्याख्यान विधि को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्न 3 कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। पहला दोस्तों, तैयारी, दूसरा प्रस्तुति और तीसरा मूल्यांकन। व्याख्यान विधि के लाभ। ठीक है, पहला पॉइंट है, यह शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त और आकर्षक है। दूसरा, इस विधि के द्वारा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षार्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है। तीसरा दोस्तों, इससे हमें आगे सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है। नंबर 4, इस विधि से हमें समय और उपलब्ध उपकरणों के उपयोग में
लचीलापन मिल जाता है। नंबर 5, छात्र व्याख्यान को सुनकर इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों व्याख्यान विधि की सीमाएं देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता हो सकते हैं, इसलिए शिक्षक को दो तरफा संचार का प्रयास करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, यह विधि सर्वोत्तम मानसिक कौशल के विकास के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तीसरा, यह विधि कई शिक्षार्थियों के लिए नीरस एवं तनावपूर्ण हो सकती है। आगे है व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि। प्रयोग प्रदर्शन वैसे तो छोटे समूह की शिक्षण विधि मानी जाती है, लेकिन अगर इसको व्याख्यान शिक्षण विधि से मिश्रित करके कक्षा शिक्षण में उपयोग किया जाए तो व्याख्यान की काफ़ी कमियों को दूर किया जा सकता है। इस नीति में शिक्षक व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्याम पट्ट एवं अन्य सहायक सामग्री की सहायता से चित्र एवं कथन प्रस्तुत करता है। प्रदर्शन के मध्य में शिक्षक छात्रों से प्रश्न भी पूछता रहता है, जिससे छात्रों को अधिक स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे है दोस्तों समूह शिक्षण पद्धति। समूह शिक्षण बड़े समूह में पढ़ाने के लिए एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें दो या अधिक शिक्षक योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और छात्रों के समूह में सीखने के अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। सम्मिलित होते हैं जैसे 2 या 3 शिक्षक कक्षा में एक ही समय में अपने अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। एक शिक्षक प्रकरण के विषय में व्याख्यान देता है और सैद्धांतिक बातें करता है। दूसरा शिक्षक व्यवहारिक पक्ष की बात करेगा। तीसरा समसामयिक पहलुओं पर बात करेगा। विचार गोष्ठी, परिसंवाद, पैनल चर्चा इसके ही विभिन्न रूप कहे जा सकते हैं। समूह शिक्षण के लाभ। पहला पॉइंट है, इस विधि में छात्रों द्वारा सबसे अच्छे संकाय को साझा किया जा सकता है। नंबर 2, इसमें कई शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। नंबर 3, इसके द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, आगे दोस्तों समूह शिक्षण की सीमाएं। पहला पॉइंट, इस विधि द्वारा विशेष दक्षतापूर्ण शिक्षकों को ढूंढना एक कठिन कार्य होता है। नंबर 2, इसमें शिक्षण के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। नंबर 3, यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है। समूह शिक्षण की सीमाएं में। नंबर 4 दोस्तों, इस विधि में समय निर्धारण और योजना बनाने के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। इम्पॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण एक छात्राध्यापक के लिए प्रशिक्षण का वह प्रारूप है जिसमें सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को निम्न उपायों द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करना, पाठ्य वस्तु को एक संप्रत्यय तक ही सीमित रखना, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को घटाकर 5 और 10 के बीच रखना। आगे पाठ के कालांश को 5 और 10 मिनट के बीच सीमित करना। सूक्ष्म शिक्षण को अध्यापक प्रशिक्षण और विशेषता शिक्षण कला के
अभ्यास क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नवीन प्रयोग अथवा नवाचार के रूप में देखा जाना चाहिए। यह अध्यापकों को शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीक है, अतः इसे किसी भी अवस्था में शिक्षण तकनीक नहीं समझा जाना चाहिए। आगे है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद ही एक अध्यापक को उनका शिक्षण कैसा रहा इस बात की जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार की जानकारी पर्याप्त पुष्टि प्रदान करने में काफ़ी सहायक होती है। शिक्षण कार्य में अनेक अति विशिष्ट कौशलों का समावेश होता है। परंपरागत शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा इन कौशलों में प्रवीण होना संभव नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण ही एक ऐसी तकनीक है जो इन कौशलों में पारंगत होने का अवसर देती है। ठीक है दोस्तों, आगे है टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति। टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति। टेलीविज़न प्रस्तुति रेडियो या ऑडियो प्रस्तुति से अधिक बेहतर होती है। इसके द्वारा शिक्षण को अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। टेलीविज़न के लाभ। नंबर 1, वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों और विशेषज्ञों को कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे दूसरा नंबर, यह विधि वयस्क शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तीसरा दोस्तों, चित्रमय व्याख्यान और प्रदर्शन अन्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे स्लाइड मॉडल नमूने आदि के पूरक होते हैं। नंबर 4, यह प्रदर्शन दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकता है। पांचवा दोस्तों, यह विधि भूगोल, खगोल विज्ञान आदि विषयों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। आगे है हमारा दोस्तों टेलीविज़न की सीमाएं। पहला, इस विधि में द्विमार्गीय संदेश वाहन की संभावना कम होती है। दूसरा, इस विधि में जटिल प्रसारण अवधि को समायोजित करने में कठिनाई होती है। आगे दोस्तों हम लोग समीक्षा नीति पढ़ेंगे। ठीक है, क्या? रिव्यू स्ट्रैटेजी। चलिए देखते हैं रिव्यू स्ट्रैटेजी। समीक्षा नीति पढ़ना था ना? हाँ। व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, समूह शिक्षण विधि सबके पुनरावलोकन को समीक्षा नीति का नाम दिया जाता है। इससे शिक्षक को कक्षा शिक्षण की प्रगति का पता चलता है, क्या हो चुका है, कितना पाठ्यक्रम शेष है, शिक्षण में क्या क्या त्रुटियां हैं, शिक्षण विधि में क्या सुधार वांछित है इत्यादि। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। समीक्षा मौखिक या लिखित रूप में हो सकती है। ओके, आगे दोस्तों प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति। इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसमें मुख्य 3 सोपान होते हैं: प्रश्न निर्माण, उनका प्रस्तुतिकरण एवं छात्रों के माध्यम से ही नवीन ज्ञान देना। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्नोत्तर विधि के समय छात्र सक्रिय हो जाते हैं। यह छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में भी उपयोगी है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो है आगे नहीं पढ़ाते हैं, यही रोकते हैं दोस्तों। कल के टॉपिक में दोस्तों हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लघु समूह शिक्षण की विधियाँ, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को दोस्तों जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पे मिल सके। और आप लोग दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा।
और जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो प्लीज़ वो यूट्यूब के सेटिंग में जाइएगा और प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर दीजिएगा, ताकि आपका समय भी बचेगा और मेरी वॉइस जो है आपको आपके माध्यम के अनुसार मिल सकेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब बढ़ते रहिए। लव यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।